स्टेट पुअर डैड का पार्ट 11 तक हो गया है। पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं। तो एक लाइन 11 का ले लेते हैं। इससे पहले सुनने से पहले कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर और जरूर करें, ताकि जिन्हें भी रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में सुनना हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले 11 का एक लाइन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत हो। तो देखते हैं, क्योंकि वे अपना जीवन संपत्तियाँ खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। तो ये 11 में था। अब 12 से स्टार्ट करते हैं। यह एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। तो पैटर्न आपको हम ऊपर स्क्रीन पर दे देंगे, आप लोग अपने देख करके समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें 1 to 11 में आ गया था। अब 3 4 चार्ट के हिसाब से है इसमें, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो अपना। जाहिर है इन सभी रेखा चित्रों को कुछ ज़्यादा ही सरल बनाया गया है। हर एक को जिंदा रहने के लिए बहुत से बाकी खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। ये रेखा चित्र बताते हैं कि गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर आदमियों के जीवन में पैसा किधर से आता है और किधर जाता है। कैश फ्लो ही यह कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। मैंने यह अध्याय अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से शुरू किया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि मैं लोगों की एक आम सोच को गलत साबित करूं कि पैसा सारी समस्याओं को सुलझा देता है। इसलिए मैं सिहर जाता हूं जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाए या उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं इसलिए मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन प्रायः ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। वास्तव में इसी से समस्या बढ़ सकती है। पैसा अक्सर हमारी दुखद इंसानी कमजोरियों व खामियों को उजागर कर देता है और हमारे ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालता है जिनसे हम अनजान रहते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अचानक भारी दौलत मिल जाती है, मान लें विरासत भरी भारी वेतन वृद्धि या लॉटरी के कारण, तो बहुत जल्दी ही वह पहले जैसा या उससे भी बुरी वित्तीय झमेले में पहुंच जाता है। पैसा सिर्फ आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को ज़्यादा उजागर करता है। अगर आपका पैटर्न पूरी कमाई को खर्च करना है, तो संभावना इस बात की है कि आपकी आमदनी बढ़ने पर आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे। इसलिए यह कहावत बनी है, मूर्ख और उसका पैसा एक बड़ा जश्न है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूली और पेशेवर योग्यताएं हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अपनी पेशेवर योग्यताओं से ही हम पैसे कमाना सीखते हैं। 1960 के दशक में मैं हाई स्कूल में था। तब अगर कोई पढ़ने में होशियारी होता था तो यह माना जाता था कि वह होनहार विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इसी पेशे में सबसे ज़्यादा पैसों का वादा नजर आता था। आज डॉक्टर ऐसी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं करना चाहूँगा। बीमा कंपनियां कारोबार को नियंत्रित कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन, शासकीय हस्तक्षेप और अदालतों में मुआवजे के दावे। आज बच्चे मशहूर खिलाड़ी, फिल्म सितारे, रॉक स्टार्स, ब्यूटी क्वींस या CEO बनना चाहते हैं, क्योंकि शोहरत, पैसा और रुतबा वही पर है। इसी कारण आज स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना इतना मुश्किल है। वे जानते हैं कि पेशेवर सफलता का अब शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसा कभी था। चूंकि स्कूल कॉलेज से निकलते वक्त विद्यार्थियों के पास वित्तीय योग्यताएं नहीं होती हैं, इसलिए लाखों करोड़ों शिक्षित लोग अपने पेशे में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की तंगी झेलते रहते हैं। ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी वे अपनी समस्याओं से नहीं उबर पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, कमी तो यह है कि उन्हें पैसा का प्रबंधन करना नहीं सिखाया गया। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। पैसा कमाने के बाद उसके साथ क्या किया जाए, इसे दूसरे लोगों से कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसे ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास कैसे रखा जाए और उस पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि उनके सामने पैसों की समस्याएं इसलिए है क्योंकि वे कैश फ्लो को नहीं समझते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित और अपने पेशे में सफल तो हो, लेकिन वित्तीय दृष्टि से निरक्षर हो। ये लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन यह नहीं सीखा है कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। वित्तीय स्वप्न की खोज के वित्तीय दुःस्वप्न में बदलने की कहानी। मेहनत लोगों की आम कहानी एक तयशुदा ढांचे पर चलती है। नवविवाहित, खुश और उच्च शिक्षित पति पत्नी किराए के एक संकरे अपार्टमेंट में रहने लगते हैं, परंतु तुरंत ही उन्हें लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि 2 लोग एक अकेले व्यक्ति जितने ही खर्च में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का मकान खरीदने के लिए वे पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सके। अब उनके पास दो आमदनियाँ हैं और वे अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। टैक्स ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्च होता है। कई लोग सोचते हैं कि यह इनकम टैक्स है, लेकिन अधिकतर अमेरिकी लोगों के लिए यह सबसे बड़ा टैक्स होता है। सामाजिक सुरक्षा टैक्स। कर्मचारी को लगता है कि सामाजिक सुरक्षा टैक्स और मेडिकेयर टैक्स कुल मिलाकर लगभग 7.5% होता है, लेकिन वास्तव में यह 15% होता है, क्योंकि आपके नियोक्ता को भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स में अपना हिस्सा मिलाना होता है। सारांश यह है कि यह वह पैसा है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इससे भी बढ़कर आपके वेतन में से जो सामाजिक सुरक्षा टैक्स का पैसा काटा गया है और जो पैसा आपको मिलने से पहले ही सीधे सामाजिक सुरक्षा टैक्स में चला गया, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। युवा पति पत्नी की ओर लौटते हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वे अपने सपनों का मकान खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वे अपने मकान में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स लगने लगता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। इसमें 2 चार्ट और भी हैं जो कि फिगर में आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर वे अपने नए घर से मेल खाती नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीद लेते हैं। अचानक वे जागते हैं और पाते हैं कि उनके दायित्व वाला कॉलम मार्गेज और क्रेडिट कार्ड कर्ज से भर चुका है। उनके दायित्व बहुत बढ़ गए हैं और वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी ही एक बच्चा हो जाता है और वे पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। यह प्रक्रिया खुद को दोहराती है। ज़्यादा ऊंची आमदनी की वजह से ज़्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, जैसे सबसे ऊंची टैक्स दर में पहुंचना भी कहा जाता है।
तभी उन्हें डाक में एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर वे जितना कर्ज ले सकते हैं उतना ले लेते हैं। इस कुछ समय बाद एक लोन कंपनी फ़ोन करके कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनके मकान का मूल्य बढ़ गया है। चूँकि उनकी कर्ज लेने की पात्रता बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी उनके सामने एकीकृत ऋण का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी इसी में है कि वे ऊँचे ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से पीछा छुड़ा लें और अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दें। इसके अलावा वे मकान के कर्ज पर जो ब्याज देंगे उस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वे मान जाते हैं और ऊंची ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। अब वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल दिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती हैं क्योंकि वे अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर लेते हैं। यही चतुराई भरा तरीका है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी वे अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। मैं इस युवा पति पत्नी से हर समय मिलता रहता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं लेकिन पैसे की तंगी वही रहती है। वे मेरी बातें सुनने के लिए मेरे भाषणों में आते हैं। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है? वे यह नहीं समझ पाते हैं कि समस्या दरअसल यह है कि वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करने का चयन करते हैं। यह समस्या वित्तीय निरक्षरता के कारण उत्पन्न हुई है। यह इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को नहीं समझते हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से किसी की आर्थिक समस्या शायद ही कभी सुलझती है। समस्याएं तो समझदारी से सुलझती है। मेरा मित्र कर्ज में फंसे लोगों से बार बार एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खुद को गड्ढे में फंसा लिया है तो खोदना बंद कर दो। बचपन में मेरे डैडी अक्सर हमसे कहते थे कि जापानी 3 शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते थे, तलवार की शक्ति, रत्न की शक्ति और दर्पण की शक्ति। तलवार विद्यार्थियों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर ट्रिलियनों डॉलर खर्च किए हैं और इसी वजह से वह आज संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार आत्मज्ञान को इन तीनों शक्तियों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर पैसे की शक्ति को खुद पर हावी होने देते हैं। वे सुबह उठकर कड़ी मेहनत वाली नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह नहीं पूछते हैं कि क्या ऐसा करने में समझदारी है। हर सुबह नौकरी करने जाकर वे दरअसल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। पैसे की पूरी समझ ना होने से बहुसंख्यक लोग पैसे की प्रबल शक्ति को यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें नियंत्रित कर लें। अगर वे दर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी नज़र आती है? अक्सर आप अपनी आंतरिक समझदारी, अपने भीतर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय ज़्यादातर लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी सभी लोग करते हैं। सवाल पूछने के बजाय वे अनुसरण करते हैं। अक्सर वे परवाह नहीं करते हुए वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। डाइवर्सिफाई करो अपने धन का निवेश अलग अलग जगह करो। आपका मकान एक संपत्ति है। आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है। अधिक कर्ज लेने पर आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलती है। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियाँ मत करो, जोखिम मत लो।